गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। जैसा कि हम लोग बेटा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ रहे हैं, इसमें हम लोगों ने जो है आर एस कॉन्फ़िगरेशन सीखा था। आर एस कॉन्फ़िगरेशन उन कंपाउंड्स का सीखा था जिनमें केवल एक कायरल सेंटर होता है, कायरल कार्बन होता है बेटा। ठीक है, उसमें क्या क्या जो है केसेस थे। पहला केस क्या था बेटा, जिसमें बताया गया था कि अगर फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप वर्टिकल लाइन पे हो तो आपको फोर्थ को छिपाना है और 1 से 2 से 3 की ओर जाना है। 1 से होते हुए 2 से होते हुए 3 की ओर जाना है। ठीक है बेटा। तो अगर वो क्लॉकवाइज घूमता तो उसको आर असाइन करते हो, अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो उसको एस असाइन करते हो। ठीक है। जब केस नंबर फर्स्ट में क्या होता है, फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप कहाँ पड़ता है बेटा, वर्टिकल लाइन पे पड़ता है। ठीक है। अगर केस नंबर 2 में ये बताया गया था, अगर फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ पड़ता है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे। कहाँ पे बेटा, हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है। तो आपको क्या करना है, अगर क्लॉकवाइज घूमता तो उसको एस असाइन करोगे और एंटी क्लॉकवाइज घूमता तो उसको क्या असाइन करोगे बेटा, आर। ये किस केसेस में था बताओ, ये उन केसेस में था जिन जिन ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या होते हैं बेटा, बोलो, एक कायरल सेंटर होता है। दूसरा आज पार्ट बी है जिसमें हम लोग सीखेंगे आर एस कॉन्फ़िगरेशन जब ऑर्गेनिक कंपाउंड हैव 2 कायरल सेंटर, मतलब 2 कायरल सेंटर रखता है। तो उसके लिए देखो क्या होता है बेटा। तो आपको पहले क्या होगा, पहले तो उस कंपाउंड का नाम लिखोगे बेटा। कैसे देखो, जैसे यहाँ पे एग्जांपल नंबर फर्स्ट में क्या है, COOH। इसका मतलब समझ लो बेटा, क्रॉस यहाँ पे कार्बन है। ओके बेटा, तो 2 कायरल सेंटर होंगे और यहाँ COOH लगेगा। इधर क्या लगेगा बेटा, हाँ इधर OH लगेगा और इधर CH3। यहाँ क्या लगेगा बेटा, CH3, मतलब CH3 मिथाइल है बेटा। ठीक है। और इधर CH3 लगा और इधर OH लगा। ठीक। तो आपको ये बताना है कि बताओ कि ये कंपाउंड किस तरफ रोटेट करेगा, मतलब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसके पास 2 कार्बन है, तो इन 2 कार्बन पे किस टाइप का जो है कॉन्फ़िगरेशन होगा, मतलब ये किस डायरेक्शन मतलब रोटेट कराएगा पीपीएल को। ठीक है बेटा। तो आपको ये बताना है। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले तो नंबरिंग असाइन कर देनी है। नंबरिंग ये COO से होते हुए यहाँ तक आना है, क्योंकि यही नंबरिंग होगी IUPAC के अकॉर्डिंग। नंबरिंग आपको करना है बेटा 1 2 3 और ये 4th। ठीक है। आपको इस तरीके असाइन कर देना है। नंबरिंग होगी, नंबर ऑफ कार्बन जिसमें ज्यादा हो, जिसमें फंक्शनल ग्रुप पढ़ रहा हो, वही मेन चेन सेलेक्ट करते हैं। वही मेन चेन इसमें सेलेक्ट किया आपने। ठीक है बोलो। तो अब देखो, तो आपको कहाँ कहाँ कायरल कार्बन कौन कौन सा है बेटा, बोलो। कायरल कार्बन ये वाला है एक तो, ठीक है बेटा, और एक ये है। यहाँ पे क्रॉस लगा हुआ मतलब क्या बेटा, बॉन्ड लाइन रोटेशन। यहाँ पे समझ रहे हो, यहाँ पे कार्बन है, याद रखना, क्योंकि यही कायरल सेंटर हो, क्योंकि यहाँ पे चारों ग्रुप, चारों तरफ से ग्रुप डिफरेंट। ये देखो, ये ग्रुप ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट, और इस वाले कार्बन के लिए ये पूरा ग्रुप ही है। भले ये दिख रहा तुमको ये पूरा फंक्शन ग्रुप, लेकिन इस वाले के लिए ये पूरा होगा, ये फंक्शन ग्रुप होगा, और इस वाले के लिए ये पूरा एक ग्रुप होगा। बात समझ रहे हो। तो आपको पता करना है कि जो कायरल कार्बन 2 और 3 पे RS होगा कि SSR होगा कि SR होगा। ठीक है। आपको ये बताना है कि 2 और 3 पे किस टाइप का रोटेशन होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं बताया बेटा कि नंबरिंग आपको स्टार्ट कर देनी है ऐसे। ठीक है। फिर आपको क्या करना है, देखो, फिर आपको ये करना है कि आपको ये देखना बेटा, ये चीज ऐसे बना देनी है कि भाई आपको इस तरीके से यहाँ अलग आपको इसको स्टडी करना है। ठीक है। तो आपको वही ग्रुप लिखने हैं। सबसे ऊपर ग्रुप कौन सा लगा बेटा, COOH लगा है, बोलो। यहाँ पे कार्बन लगा है, ये वाला 2 वाला कार्बन, इधर OH लगा है बेटा, और इधर क्या है, CH3 लगा है, CH3। ठीक है। और ये क्या है, ये भी कार्बन है, इधर क्या लगा है, CH3, और इधर OH लगा है, और यहाँ COOH लगा है। तो आप समझ लो
इस वाले कार्बन पे आप निकाल लो, कार्बन नंबर 2 पे आप निकाल लो, तो आपको क्या करना है, देखो ये ग्रुप लगा है। अब इस वाले कार्बन के लिए देखो ये ग्रुप है, ये कार्बन है, ये एक वैलेंसी ये हुई, एक वैलेंसी ये हुई, एक वैलेंसी और एक वैलेंसी ये हुई, यानी कि ये जो पूरा होगा बेटा ये एक पूरा ग्रुप की तरह ट्रीट करोगे। ठीक है, इस पूरे फंक्शन को क्या करोगे, ग्रुप की तरह ट्रीट करोगे। अब बताओ, सबसे पहले असाइन करो, अब नंबरिंग असाइन करो अकॉर्डिंग टू CIP रूल। ठीक है, तो जो फर्स्ट पोजीशन किसको दोगे, OH को दोगे बेटा, बोलो। फर्स्ट पोजीशन आपने OH को दे दी। सेकेंड पोजीशन कौन सी जाएगी, COOH। यहाँ पे C कॉमन है, यहाँ भी C कॉमन है। अब यहाँ पे O हो गया, यहाँ भी क्या हो गया बेटा, O हो गया। फिर O आया, लेकिन यहाँ पे कार्बन है दूसरे नंबर पे, तो यहाँ यानी कि दूसरा जो कंडीशन आएगी वो कौन सी होगी, ये। तीसरी ये वाला पूरा G होगा तीसरा, और फोर्थ ये वाला होगा। अब फोर्थ हॉरिजॉन्टल प्लेन में पड़ रहा है। अब 1 से लगा के 2 से लगा की तरफ जाओगे, किधर, 1 से होते हुए इधर जाओगे बेटा, 2 होते हुए 3 की तरफ जाओगे बेटा ना, तो ये। अब बताओ ये कैसे रोटेट हो रहा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा, और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हॉरिजॉन्टल में किसको कहते हैं, बोलो, एस को कहते हैं, बोलो बोलो बेटा, यहाँ पे किसको कहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज हो रहा, देखो वर्टिकल में आर क्लॉकवाइज होता है और एस एंटी क्लॉकवाइज होता है वर्टिकल में। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल में जो क्लॉकवाइज होगा वो एस होगा, और एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा, आर होगा। हाँ, तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, ये आर होगा, यहाँ पे आर लिखो। ठीक है, बात समझ गए, ये आर है, यानी कि 2 वाला यहाँ पे क्या आ गया बेटा, आर आ गया। अब 3 वाले को देखो बेटा, 3 वाला भी ऐसे ही होगा। 3 वाले को ले आओ ऐसे, यहाँ 3 वाला बनाओ। तो सबसे पहले क्या होगा बताओ, सबसे पहले COOH CH3, यहाँ कार्बन लिख दो, यहाँ कार्बन आ जाएगा, यहाँ CH3 है, और यहाँ OH है, और यहाँ COOH। अब आप किस पे निकाल लो बेटा, 3 पे निकाल लो ना, तो 3 को आप इसके स्टार बना दोगे, तो ये वाला पूरा क्या हो जाएगा। अब ये वाला किसकी तरह ट्रीट करोगे, ग्रुप की तरह ट्रीट करोगे, G की तरह ट्रीट करोगे। ठीक है बेटा, ये जो पूरा ऊपर वाला हो जाएगा वो किसकी तरह हो जाएगा, ये ग्रुप की तरह हो जाएगा, ओके, G की तरह। अब बताओ फर्स्ट पोजीशन किसको असाइन करेंगे, ये हो गया, दूसरी ये, तीसरी ग्रुप को, मतलब ये तीसरी है, और फोर्थ ये हो गई। अब बताओ कैसे जाओगे, 1 से लगा के 2 से लगा के 3 की तरफ, यानी कि ऐसे जाना है आपको, ये ऐसे। ये कैसा है, हॉरिजॉन्टल में है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये भी क्या होगा बेटा, ये भी आर होगा, ये भी आर होगा, यानी कि 2R और 3R ये दोनों किस तरफ रोटेट करा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज। तो मैंने अलग अलग बताया बेटा, इसके लिए ये बताया मैंने, और इसके लिए ये बताया। इसमें मैंने खास बात क्या बताई, पहले समझ लो। खास बात मैंने ये बताई बेटा कि देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, नंबरिंग असाइन करोगे, वो नंबर वो आपको मेन चीज सेलेक्ट करनी जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा हो। ठीक है, साथ साथ फंक्शनल ग्रुप भी होने चाहिए अगर हैं तो। फंक्शनल ग्रुप कौन सा, COOH वाला लिया, इसीलिए ये CH3 इसलिए कंसिडर नहीं किया, क्या किया, COOH होते हुए किया। दूसरी बात, आपको जब दो को कंसिडर करना है, मतलब असाइन करना है कि कौन सा कॉन्फ़िगरेशन होगा R की S, तो इस वाले पूरे ग्रुप को, यानी इस वाले पूरे कार्बन की इस वैलेंसी को पूरा एक ग्रुप मानोगे। जब 3 को असाइन करोगे तो इस वाले को पूरा क्या ग्रुप मानोगे, इसलिए मैंने अलग अलग बताया बेटा। जब इसको मैंने 2 को असाइन करना था तो इस वाले को पूरा ग्रुप माना, फिर मैंने 3 को असाइन करना था तो इस वाले को पूरा ग्रुप माना। बात समझ रहे हो बेटा, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से साइन बताना है कि भाई यहाँ पे किस टाइप का रोटेशन हो रहा है। थोड़ा सा ये कंफ्यूजन है, बट परेशान मत होना, ठीक है।
आराम से इसको कर पाओगे आप। लेकिन अच्छे से आपको इसको देखना है, एक्सरसाइज करना। 2-3 मैं एग्जांपल दूंगा जिनको आपको करना है अभी और सेंड करना है मुझे पे, ठीक है। चलो बेटा, इन दो में आपको क्या करना है, असाइन करना है RS कॉन्फ़िगरेशन। ये दो मैं ये कंपाउंड दिया हूँ बेटा, इनको आपको बहुत अच्छे तरीके से असाइन करके आपको फोटो मेरे नंबर पे, व्हाट्सएप नंबर पे भेजनी होगी, ठीक है। अच्छे से आपको इसको कर पाओ, फिर बताना मुझे किस तरीके से आपने किया है, ठीक है। चलो ये खत्म होगा टॉपिक। अब एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, इनन्सियोमर्स, ठीक है। इनन्सियोमर टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। बेटा देखो, अभी तक हम लोगों ने जो आइसोमेरिज्म पढ़ रहे हैं, क्या था इसमें, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम जो है स्ट्रक्चरल फार्मूला, ठीक है, बट डिफरेंट इन अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप इन स्पेस या ओरिएंटेशन ऑफ ग्रुप इन अरेंजमेंट, ठीक है। तो इस तरीके को भी क्या बोला जाता था, स्टीरियो आइसोमेरिज्म बोला जाता था। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में मैंने पहला जो आइसोमेरिज्म पढ़ी थी वो कौन सी थी बेटा, GI, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। और नंबर 2 पे जो अब कंडीशन पढ़ी, नंबर 2 पे थी क्या, बोलो, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को मैंने बताया था 3 पार्ट में, क्या कि क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। एक तो PPL को रोटेट अगर कर रहे हो ऑर्गेनिक कंपाउंड तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, अगर उसके पास कैरलिटी है तो, और कैरल सेंटर है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। फिर ये सब चीजें बताने के साथ साथ मैंने बहुत सारी चीजें और सिखाई तुमको कि कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा, R होगा, S होगा, अगर एक कार्बन है, अगर 2 कार्बन है तो वो PPL को किस डायरेक्शन में रोटेट कराएगा। ये सब चीजें मैंने सिखाई तुमको। अब मैं तुमको ये सिखाने जा रहा हूं कि एक वर्ड तुमको बताया था बेटा, नॉन सुपरइम्पोजिबल मिरर इमेज, ठीक है। इसकी ये मिरर इमेज नॉन सुपरइम्पोजिबल है, ठीक है बेटा। ऐसे ये दिख रहा है, समझ में आ गया। तो ये चीज जो इन दोनों को अब क्या बोलोगे, इन दोनों को, ये 1 और 2 को मिला के क्या बोलोगे, ये एक दूसरे के क्या है, इनन्सियोमर है। जैसे दूसरे जो आइसोमेरिज्म आप क्या बोलते थे, ये इसके आइसोमर्स हैं, वैसे ही आप क्या बोलोगे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में इन आइसोमर्स को क्या बोलोगे बेटा, इनन्सियोमर्स बोलोगे, ठीक है। जो क्या है, एक दूसरे के मिरर इमेजेस नॉन सुपरइम्पोजिबल हैं, उनको क्या बोला जाएगा बेटा, इनन्सियोमर बोला जाएगा। तो देखो बेटा, पहले इनन्सियोमर टॉपिक पढ़ लो, समझ लो कि क्या होती है इनन्सियोमर, ठीक है। नया टॉपिक है ये, इनन्सियोमर्स, ठीक है बेटा। डेफिनेशन क्या होती है इसकी, देखो, नॉन सुपरइम्पोजेबल, क्या बेटा, नॉन सुपरइम्पोजिबल मिरर इमेज नॉन सुपरइम मिरर इमेजेस और कॉल्ड क्या बेटा, इनन्सियोमर। नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेजेस और कॉल्ड क्या बेटा, इनन्सियोमर। जैसे तुमको समझ लेना है कि जैसे मान लो कि यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे हम ले रहे हैं क्या बेटा, बोलो, लैक्टिक एसिड। क्या ले रहे हैं, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड फॉर्मूला COOH होता है बेटा, और इधर OH, इधर H और नीचे CH3, ठीक है। अब इसकी मिरर इमेज लो, जब इसकी आप मिरर इमेज लोगे बेटा तो कुछ ऐसा दिखेगा, COOH, OH आपको इस तरफ दिखेगा और H इस तरफ दिखेगा, और CH3 तो वैसा ही रहेगा, ठीक है। यहां मान लो ये A है, या ऐसे लिख दो A और ये B, ठीक है, नहीं फर्स्ट ये सेकेंड, ठीक। अब देखो बेटा, इसको उठा के इस पे रखो, क्या सुपर इम्पोजिबल हो रहा, नहीं हो रहा ना, सुपर इम्पोजिबल नहीं है। इन दोनों को क्या बोला जाएगा,
नॉन सुपर इम्पोजिबल है, क्योंकि ये अगर आप इस पे उठा के इस पे रखोगे तो देखो इस H पे ये OH आएगा और इस OH पे ये H आएगा, ठीक है, बात समझ रहे हो। तो यानी ये दूसरे के क्या है, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस हैं, ठीक है, बात समझ रहे हो कि समझ में आया बेटा किस तरीके का। ऐसा नहीं कि भाई यहाँ पे आपने COOH OH OH CH3 लिखे और यहाँ पे COOH Cl H CTS5 लिख दिया, अब इन दोनों को आप क्या बोल रहे हो, बोलो इनैंसियोमर। वो नहीं होगा, इनैंसियोमर क्या हो, वो सेम भाई कार्बन सेम आइडेंटिकल ग्रुप रखता हो, ये वाला कार्बन ये वाला कार्बन, मतलब भाई ये कार्बन है तो इसके पास COOH हो OH हो H हो CH3, तो इसी का ये जो कार्बन हो यही सेम आइडेंटिकल ग्रुप रखना चाहिए, भले इनका अरेंजमेंट क्या हो बेटा डिफरेंट हो रहा हो, बात समझ रहे हो, अरेंजमेंट डिफरेंट हो रहा हो, तब एक दूसरे की मिरर इमेज कैसी होनी चाहिए, नॉन सुपर इम्पोजिबल होनी चाहिए, तभी आप उनको क्या बोलोगे बेटा, बोलो इनैंसियोमर बोलोगे। यानी कि अगर मैं तुमसे बोलूं बेटा फर्स्ट सेकेंड आर क्या बेटा इनैंसियोमर्स ऑफ ईच अदर, ईच अदर मतलब एक दूसरे के हैं, ये एक दूसरे के, ये इसका ये इनैंसियोमर है और इसका ये इनैंसियोमर है, बात समझ रहे हो, बोलो अब बोलो बेटा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, ये बता सकते हो, ठीक है। इसके मैं फीचर्स बता रहा हूं, फीचर्स ऑफ इनैंसियोमर्स, ठीक है, इस पे हेडिंग डालोगे फीचर्स ऑफ इनैंसियोमर्स, इनैंसियोमर के फीचर्स क्या होते हैं, ठीक है, इनैंसियोमर के फीचर क्या हैं ये पहले देख लो। अब इनैंसियोमर बेटा, इनैंसियोमर एक क्या है बोलो, ये केवल एक पेयर में ही हो, पेयर या एक दो या दो से अधिक कंपाउंड्स में रिलेशन हो सकता है, ये दो या दो से अधिक कंपाउंड्स में रिलेशन की बात हो रही है, बात समझ लो। इनैंसियोमर ऐसा नहीं कि इनैंसियोमर केवल एक कंपाउंड की बात हो रही, इनैंसियोमर होने के लिए दो या दो से अधिक कंपाउंड होने चाहिए, तभी वहां पे कौन सी प्रॉपर्टी आएगी, इनैंसियोमर आएगी। यानी कि इनैंसियोमर एक कंपाउंड को नहीं बोला जाता है, बात समझ आ गई, ये इनैंसियोमर है, इसका इनैंसियोमर इसका इनैंसियोमर, ये समझ लो दो कंपाउंड तो कम से कम होने ही चाहिए। तो फीचर्स में क्या होगा बेटा, पहला पॉइंट क्या है, इन एन enantiomer in an enantiomeric pair each compound must be individually optically active, मतलब समझ रहे हो बेटा, ऑप्टिकली एक्टिव मतलब इनैंसियोमर में प्रत्येक इनैंसियोमर भाई, जैसे लैक्टिक एसिड आपने लिया बेटा, तो लैक्टिक एसिड में दो कंपाउंड आए, एक L होगा एक D होगा या एक R होगा एक दूसरा S होगा, तो ये क्या हो, ये जो दो पेयर आपने लिए हैं ये क्या हो, ये ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए, अगर ऑप्टिकली इनएक्टिव हो तो वो उनको इनैंसियोमर आप नहीं बोलोगे। तो मैंने बताया कि मस्ट बी इंडिविजुअली क्या ऑप्टिकली एक्टिव, बात समझ रहे हो, इंडिविजुअल में अलग अलग से एक, मतलब अगर एक कंपाउंड है तो अगर एक दूसरे इनैंसियोमर तभी होंगे जब वो खुद स्वयं ही क्या हो, ऑप्टिकली एक्टिव हो, मतलब वो पीपीएल को या तो क्लॉकवाइज रोटेट कराए या तो किस तरफ रोटेट कराए बेटा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराए। नंबर दूसरा पॉइंट, इनैंसियोमर्स have identical
आइडेंटिकल फिजिकल प्रॉपर्टी, आइडेंटिकल फिजिकल प्रॉपर्टी except the direction of optical rotation। बात समझ रहे हो बेटा? ऑप्टिकल रोटेशन को छोड़ करके, ठीक है, छोड़ करके इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, वो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होंगी बेटा? बॉइलिंग पॉइंट हो गया, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बोलो, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ईटीसी, ये हो गए फिजिकल प्रॉपर्टी। ये जो एनेंशियोमर्स होते हैं बेटा, वो फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होता है, एक्सेप्ट किसको एक्सेप्ट करके बेटा? ऑप्टिकल रोटेशन को छोड़ करके। बात समझ रहे हो? ऑप्टिकल रोटेशन मतलब समझ रहे हो कि जैसे मान लो कि एक्स और वाई एक दूसरे के क्या है बेटा? एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं, मतलब एक दूसरे के एनेंशियोमर है, ठीक है। अब एक्स अगर पीपीएल को बेटा क्लॉकवाइज रोटेट कराएगा 30 डिग्री, कितना? 30 डिग्री, तो वाई क्या कराएगा? एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराएगा 30 डिग्री, मतलब ये माइनस, तो ये क्या होगा बेटा? प्लस। बात समझ रहे हो? यही बस इसका इतना डिफरेंस आएगा फिजिकल प्रॉपर्टीज में, कि अगर पीपीएल को ये क्लॉकवाइज रोटेट कराएगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज कराएगा, और सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या होना चाहिए? वो सिमिलरिटी होनी चाहिए, आइडेंटिकल। एनेंशियोमर हैव आइडेंटिकल फिजिकल प्रॉपर्टी, जैसे बॉइलिंग पॉइंट हुआ, मेल्टिंग पॉइंट हुआ, फ्रीजिंग पॉइंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि इनको फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं किया, सेपरेशन नहीं किया जा सकता है भाई। जैसे फ्रैक्शन डिस्टिलेशन में, फ्रैक्शन डिस्टिलेशन जानते होगे, आपने 9th में या 10th में पढ़ा होगा, ठीक है, बात समझ रहे हो? तो आपको इनको फिजिकल मेथड से आप इनको अलग नहीं कर सकते हो, ठीक है। चलो लिखो, चलो बेटा, सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आया है वो आया है क्या बेटा? हाउ टू आइडेंटिफाई एनेंशियोमर। कैसे आप एनेंशियोमर पहचानोगे कि भाई एक दूसरे के ये क्या है बेटा? एनेंशियोमर है, ठीक है। तो हम तुमको बताने जा रहे हैं बेटा कुछ एग्जांपल लेके। जैसे लैक्टिक एसिड का मैंने एग्जांपल लिया था बेटा। लैक्टिक एसिड का एग्जांपल क्या था? COOH, इस तरफ OH था और इस तरफ H था, यहाँ पे CH3 था, ठीक है बेटा। अब इसकी मिरर इमेज ले लो बेटा। क्या ले लो? मिरर इमेज। क्या आएगी? H इधर आ जाएगा तो OH इधर आएगा तो CH3 इधर आएगा, ठीक है। अब आपको पता है ये दूसरे के क्या है बेटा? ये मिरर इमेजेस हैं, बट यहाँ पे हम एक दूसरे तरीके से लिख दे रहे हैं। जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया कोई, जैसे ये अलग से मैं लिख दे रहा हूँ COOH, यहाँ CH3 लिख दिया, और यहाँ पे OH लिख दिया, और यहाँ पे H लिख दिया। अब तुमको पता है बेटा 1 और 2 और ये 3, ठीक है। ये 3 आपके पास कंपाउंड दिए रखे हैं। इसमें आपको ये बताना है बेटा कि ये एक दूसरे के क्या हैं। ये तीनों एक दूसरे के क्या हैं? एनेंशियोमर हैं कि आइडेंटिकल स्ट्रक्चर है। इसके लिए आपको क्या करना है बेटा? बोलो। इसके लिए ये आपको रोटेशन चेक करना है भाई। रोटेशन कैसे चेक करोगे? बाय द CRP रूल, ठीक है। तो सबसे पहला जो होगा बेटा वो इसको असाइन करोगे 1, इसको क्या असाइन करोगे 2, इसको 3 और इसको 4। अब ये ऑप्टिकल रोटेशन किधर हो रहा बताओ? एंटी क्लॉकवाइज हो रहा बेटा, बोलो। हॉरिजॉन्टल के केस में एंटी क्लॉकवाइज R होता है, ठीक है, और वर्टिकल के केस में एंटी क्लॉकवाइज S होता है, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल का केस है। वर्टिकल वाले केस में क्लॉकवाइज को R बोलते हैं, और हॉरिजॉन्टल केस में क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज को क्या बोलेंगे? R बोलेंगे। बात समझ रहे हो?
ठीक है बेटा। तो ये क्या होगा, ये होगा आर। ये क्या होगा बताओ मुझे, ये 1 आएगा, बोलो, ये 1 आएगा, ये 2 आएगा, ये 3 आएगा, ये 4 आएगा। ये किधर जाएगा, ये क्लॉकवाइज आया तो ये क्या आएगा बेटा, एस। ये एस आ गया। और इसमें देखो, इसमें देखो फर्स्ट पोजीशन इसको असाइन कर दी, इसको क्या असाइन करोगे 2, इसको 3, इसको 4, वास लगाकर 2 से 3 की तरफ, ठीक है। तो ये कैसा है, क्लॉकवाइज आया। क्लॉकवाइज में क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज में वर्टिकल में 4th हो तो क्लॉकवाइज में क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं, ठीक है बेटा। अब देखो, तो अगर मैं तुझसे बोलूं बेटा 1 और सेकेंड, मतलब फर्स्ट एंड सेकेंड क्या है एक दूसरे के, बोलो, ये आर ये एस, नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेज, तो ये क्या है एक दूसरे के, बताओ, एनंसियोमर है कि नहीं है, ठीक है। अब सेकेंड और थर्ड क्या है बताओ मुझे, सेकेंड और थर्ड क्या है, ये एस है, ये आर है, भले इसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया हो, ठीक है। तो ये कैसा घुमा रहा, ये क्लॉकवाइज घुमा रहा, बोलो, ये क्लॉकवाइज घुमा रहा, ये भी क्लॉकवाइज घुमा रहा, बट इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है क्या है, एस है, और इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, आर है। तो ये भी क्या होंगे बेटा, सेकेंड और थर्ड एक दूसरे के एनंसियोमर होंगे। अब बात आई बेटा फर्स्ट और थर्ड की, ये क्या होंगे, अब देखो ये आर, तो ये दूसरे के क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे बस, क्योंकि इसका भी कोई रोटेशन है नहीं, आइडेंटिकल है बस। तो आपको कैसे पहचानना है, कैसे करना, समझ में आया बेटा। यहाँ पे मैं तुमको ये बताने की कोशिश कर रहा था कि मिरर इमेज अगर एक को आर घुमा रही तो एनंसियोमर वाले को क्या घुमाएगी, एस घुमाएगी, दूसरी तरफ घुमाएगी ना बेटा, आप समझ लो, क्योंकि ये तभी, और तुम सोचो एक तरफ OH इस तरफ है, एक तरफ OH इधर आ गया, तो रोटेशन तो हो गया ना बेटा, बोलो, रोटेशन हुआ कि नहीं हुआ। तो आपको सबसे पहली कंडीशन ये है कि आरएस की मदद से आपको ये पता लगाना है कि ये एनंसियोमर है कि आइडेंटिकल स्ट्रक्चर है। भले हमने यहाँ पे देखो बेटा, मैंने यहाँ पे पोजीशन सबकी चेंज कर दी, मैंने शिफ्टिंग कर दिया, यहाँ CH3 लगा दिया, यहाँ OH लगा दिया, यहाँ S लगा दिया, जबकि यहाँ CH3 नीचे होता था। तो मैंने, अब तुम कैसे बता पाओगे भाई कैसे, किस तरीके का, तो आपको असाइन करना है कि किस तरीके की ये जो कंपाउंड है किस तरह के पीपल को रोटेट कर रहा है। तो अब देखो इन दूसरे को आप पहचान पा रहे थे कि भाई ये देखो नॉन सुपरइम्पोजेबल है, लेकिन मिरर इमेज तो है नहीं। तो आपको किस तरीके से पहचानना बेटा, एस और आर की मदद से पहचानना है कि एक दूसरे के क्या है, ये एनंसियोमर ही होंगे, क्योंकि ये एस घुमा रहा तो ये आर घुमाया है इसने, तो एक दूसरे क्या है, ये क्या हुआ बेटा, बोलो, एनंसियोमर में। जबकि फर्स्ट और सेकंड दोनों आर आर हैं तो आइडेंटिकल ही तो हुए, रोटेशन हो ही नहीं रहा किसी तरीके का दोनों में, तो ये क्या हुए, आइडेंटिकल हुए। चलो ठीक है बेटा, समझ में आया सबको अच्छे से, थैंक यू।